Good afternoon, students. Now today we are going to take the second lecture of our biology. और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म और कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइंस, देन डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी ये टर्म किसने कॉइन की, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी किसको बोला गया। और उसके बाद में हमने पॉइंट देखा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल। ठीक है, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म, स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो लिविंग फॉर्म का हम स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग फॉर्म एंड नॉन लिविंग फॉर्म। या उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलना चाहेंगे तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। लिविंग फॉर्म के क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर हम उसको और कुछ अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, लाइफ को अपन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पर लाइफ फॉर्म को अपन स्टडी कर सकते हैं, वो हमको आज इसमें स्टडी करना है। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म, यानी अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म में डिफरेंशिएट स्टडी करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दैट आर possessed by living organism, and that features or characteristics they can differentiate them from the non living form। ठीक है, तो लिविंग फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने ही चाहिए, क्योंकि बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमको लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। लिविंग फॉर्म के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते आनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ये हमको बताते आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखे हैं। जैसा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोटोप्लाज्म। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ साइकिल। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पिरेशन। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। छठवा कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रिशन। एट्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। नाइन्थ है इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। और 10वें नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट। 11वें नंबर का है एक्सक्रीशन और 12वें नंबर का है दैट इज कॉल्ड एज हीलिंग, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन हम थोड़ा सा डिटेल और ब्रॉडली उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी लिविंग फॉर्म शोज प्रोटोप्लाज्म, है ना। सो प्रोटोप्लाज्म इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। तो प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस, यानी हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। यानी कल मैंने आपको बताया था कि सेल का जो पहला फॉर्म है, सेल के पहले आने वाला जो फॉर्म है वो है प्रोटोप्लाज्म। मतलब विदाउट प्रोटोप्लाज्म, विदाउट साइटोप्लाज्म, विदाउट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म वी कैन नॉट डिफाइन द सेल। यानी अगर हम कोई भी सेल की यदि डायग्राम देखते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या माइक्रोबियल सेल हो, उसमें 3
जो स्ट्रक्चर्स है वो कॉमन रहते हैं। एक मैं बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूंगा मैं उसको। और सेंटर में जो है वो रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो है वो रहता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। क्या रहता है? साइटोप्लाज्म रहता है। यानी कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसमें हमको कॉमनली 3 पार्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। पहला क्या बता रहा हूं मैं? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड मैंने बताया साइटोप्लाज्म, और उसके बाद में न्यूक्लियस। यानी पहला हम आउटर टू इनर अगर जाते हैं तो पहला सेल मेम्ब्रेन दिखेगा मुझे, सेकंड साइटोप्लाज्म दिखेगा, और थर्ड जो है वो न्यूक्लियस दिखेगा। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के बगैर हम कंप्लीटली सेल को डिफाइन नहीं कर पाते। अगर सेल में से हमने साइटोप्लाज्म निकाल दिया, सेल में से साइटोप्लाज्म निकाल दिया, अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं और सेल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर हमने ऑर्गेनेल्स और सेल मॉलिक्यूल्स निकाल दिया या न्यूक्लियस को निकाल दिया, प्लाज्म को निकाल दिया, तो क्या वो सेल फंक्शनल बनेगी? नहीं बनेगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके सेल में प्रोटोप्लाज्म रहता है। प्रोटोप्लाज्म के बगैर हम लिविंग सेल को कंप्लीट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर हमने प्रोटोप्लाज्म को सेल में से निकाल दिया तो सेल, कोई भी सेल जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये होगा पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रोटोप्लाज्म ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो सेल का, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग फॉर्म को हम सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब मुझे अगर कोई भी लिविंग फॉर्म को मैं सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर पाता, यानी हम लाइफ को सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक आदमी ने हमसे ये बोला कि आप लाइफ को विदाउट सेल डिफाइन करो, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज सेल इज द बेसिक प्लस स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारे लाइफ का यूनिट है। कैसा यूनिट है? बेसिक है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी एवरी लिविंग फॉर्म दे आर मेड अप ऑफ सेल, एवरी लिविंग फॉर्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। और जो लिविंग फॉर्म में सेल से बना नहीं होता वो लिविंग फॉर्म नहीं होता। मीन्स एवरी living form they are having cellular organization. This is the second important characteristics of living organism or living form. अब तीसरा जो है that is called as life cycle. अब लाइफ साइकिल यानी क्या? व्हाट डू मीन बाय लाइफ साइकिल? तो लाइफ साइकिल का मीनिंग ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बर्थ लेने से लेके उसके डेथ तक एक सीक्वेंशियल साइकिल चलाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। यानी लाइफ साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल रहती है। मतलब उसका बर्थ कब हुआ, बर्थ होने के बाद में ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद में डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा? हम उसको बोलेंगे दैट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यानी हम ये बोलेंगे, वी कैन से दैट तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो है वो 4 स्टेजेस रहती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस रहती है। एक बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज देयर लाइफ साइकिल। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम क्या बोलेंगे, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज देयर लाइफ साइकिल। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज देयर लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में बर्थ है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और डेथ है। तो ये चारों जो है, these are the four important steps which are present in the life cycle of every living organism. So life cycle of every living organism shows birth, growth, development and death, है ना, birth, growth, development and death। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया लाइफ साइकिल के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पिरेशन, है ना। तो रिस्पिरेशन मतलब हर लिविंग फॉर्म ये रिस्पिरेशन बताता है। हर लिविंग फॉर्म क्या बताता है, रिस्पिरेशन बताता है। सो एवरी लिविंग फॉर्म शोज, वी कैन से दैट एवरी लिविंग फॉर्म शोज रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन अपन किसको बोलेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो रिस्पिरेशन का इक्वेशन हम लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में होकर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। सो व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन किसको बोलेंगे कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद breakdown of organic food material or glucose to release the energy in the form of adenosine triphosphate. So that process is called as respiration. उसको अपन क्या बोलते हैं, respiration बोलते हैं। अब respiration दो टाइप का होता है। respiration कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक और अनएरोबिक respiration। एरो मीन्स विद एयर और ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं अपन, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और विदाउट एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के बगैर होने वाले रिस्पिरेशन को अपन क्या बोलेंगे, अनएरोबिक रिस्पिरेशन। ऐसा 3 ऑर्गेनिज्म है अपने पास में, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रिस्पिरेशन बताता है, एनिमल दोनों भी रिस्पिरेशन बताता है। जैसा हमारे मसल सेल्स है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सो एरोबिक रिस्पिरेशन भी बता रहे हैं, एरोबिक और अनएरोबिक भी। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक, यानी रिस्पिरेशन चाहे वो कोई भी लिविंग फॉर्म हो, चाहे वो कोई भी लिविंग फॉर्म हो, या हमारे पास में 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पिरेशन बताते हैं, वो रिस्पिरेशन बताते हैं, एक्सेप्ट वायरसेस को, है ना। वायरसेस आर एक्सेप्शनल टू सेल थ्योरी, वायरसेस आर एक्सेप्शनल टू लिविंग फॉर्म, है ना। तो वायरसेस ये जो है एक्सेप्शनल है लिविंग फॉर्म को, वायरसेस एक्सेप्शनल है सेल थ्योरी को। ठीक है, वायरसेस डू नॉट रिस्पायर, कभी कभी ऐसा सेंटेंस वहां पर लिख कर आता है, viruses do not respire because viruses are exceptional to cell theory. Viruses they are exceptional to cell theory. They are not included in the cell study, है ना। वो एक अलग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वायरसेस से ही बैक्टीरिया आया, वायरसेस से ही बैक्टीरिया आया और बैक्टीरिया से ही यूकैरियोटिक सेल आया। तो इवोल्यूशन में वायरसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट दे आर एक्सेप्शनल टू सेल थ्योरी, दे आर एक्सेप्शनल टू द लाइफ फॉर्म, ध्यान रखना है। तो हर लिविंग फॉर्म जो है वो रिस्पिरेशन बताता है, फिर वो चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो अनएरोबिक हो, कोई भी रिस्पिरेशन वो बताएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में क्या है, मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म।
तो मेटाबॉलिज्म की अपन डेफिनेशन बताते हैं, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, इट इज द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म यानी क्या, सिंथेसिस, जहां पर केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है, जहां पर केमिकल कंपाउंड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जहां पर केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस होगा उसको अपन एनाबॉलिज्म बोलेंगे, जहां पर केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, और दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। हर लाइफ फॉर्म ये सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताता है। तो कौन से सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताते हैं, एक तो केमिकल कंपाउंड उनमें सिंथेसाइज होते हैं, वो एक तो एनाबॉलिज्म बताते हैं, नहीं तो उनके सेल जो है वो कैटाबॉलिज्म बताते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ही सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ऐसा भी सवाल पूछा तो दैट आर नथिंग बट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने के बाद में सेल आ ही गया, सेल ही कर रहा, सेल में ही सब कुछ हो रहा है, हम सेल में ही स्टडी कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। पहला स्टडी हमारा सेलुलर लेवल पर रहेगा, फिर टिश्यू लेवल पर रहेगा, फिर ऑर्गेन लेवल पर रहेगा, फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल पर रहेगा, और फिर ऑर्गेनिज्म लेवल पर रहेगा। ध्यान में रखना है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम जब भी बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, सेल बायोलॉजी होती है, सेल बायोलॉजी से होती है। क्योंकि विदाउट सेल बायोलॉजी हम लाइफ को डिफाइन ही नहीं कर सकते, हमको सेल ही नहीं पता, तो हम उसमें एडवांस टाइम का स्टडी कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो एवरी लिविंग फॉर्म शोज मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या बताया मैंने, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म बोला। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म है और एक है कैटाबॉलिज्म है। तो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं अपन, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कैटाबॉलिज्म। सो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म, और ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ, है ना, हर लिविंग फॉर्म ये ग्रोथ बताता है ना। सो व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ, इंक्रीज इन शेप, साइज, वॉल्यूम एंड ड्राई वेट ऑफ लिविंग फॉर्म और सेल, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। यानी अगर लिविंग फॉर्म है तो वो ग्रोथ बताएंगे, ग्रोथ बताएगा। एंड ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल, और वो परमानेंट चेंज है। ग्रोथ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो रिवर्स नहीं होती, ग्रोथ जो है रिवर्स में नहीं जाती। यानी सबसे पहले मैं 5 फीट का था, बाद में मैं 4 फीट का हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। इरिवर्सिबल प्रोसेस है और परमानेंट है, टेम्पररी नहीं ना हो। सो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, एन इंक्रीज इन शेप, साइज, वॉल्यूम एंड ड्राई वेट ऑफ ए लिविंग फॉर्म और मैटर, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ। अब ग्रोथ होने के बाद में क्या होता, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन। डेवलपमेंट के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, इवोल्यूशन। डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। यानी पहले ग्रोथ होगा, याद रखना है, पहले क्या होगा, लिविंग फॉर्म की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। पहले सेल की ग्रोथ होगी और बाद में उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा या इवोल्यूशन होगा। पहले डेवलपमेंट होगा और बाद में ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं होता। पहले ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ एंड देन डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रिशन, है ना। तो व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी क्या, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी।
उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, है ना। तो लिविंग फॉर्म में दो टाइप का न्यूट्रिशन बताता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताता है और एक क्या बताता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताता है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म अर्थ पर ऐसे है कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाता है लीफ के अंदर। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक और प्रोड्यूसर्स हम उसको बोलते हैं। लेकिन जैसा हम है एनिमल, है ना, ह्यूमन जैसा फॉर एग्जांपल, तो ह्यूमन जो है वो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता। सो वी आर द हेटेरोट्रॉप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर दे आर ऑटोट्रॉपिक और दे आर हेटेरोट्रॉपिक, है ना। वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स, यानी वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद का खाना वो खुद बनाते हैं या वो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में भी दो टाइप है। ऑटोट्रॉप्स में भी कितने टाइप है, दो टाइप है। एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और एक है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और एक है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। यानी ऑटोट्रॉप्स में भी दो टाइप, ध्यान में रखना। ऑटोट्रॉप में कितने टाइप्स है, दो टाइप मैं बता रहा हूँ। ऑटोट्रॉप्स के कितने टाइप है, दो टाइप है। कौन से दो टाइप्स है ऑटोट्रॉप्स के, एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और एक है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वर्ड पर से पता चलता। फोटोसिंथेटिक यानी फोटो यानी लाइट का यूज कर फूड बना रहे, मतलब लाइट एनर्जी का यूज कर अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड बना रहा है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के लिए इक्वेशन हम कैसा लिखते हैं, 6CO2 + 12H2O, है ना। 6 molecule of carbon dioxide and 12 molecules of water, they react together in presence of, किसके प्रेजेंस में, लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड क्लोरोफिल। और ये लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ठीक है। सो ये ग्लूकोज बना रहा, ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना रहा, ग्लूकोज बना रहा है, या तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना रहा है। सो लाइट एनर्जी का यूज कर अगर एक खानदा ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाता है, तो उसको बोलते हैं अपन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। विदाउट लाइट एनर्जी का यूज कर अगर एक खानदा ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल बना रहा है, सो दे आर कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में अपन बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं, लोअर प्लांट अल्गी और हायर प्लांट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, लाइट एनर्जी का यूज नहीं करेंगे वो, लाइट एनर्जी का यूज करेंगे क्या, नहीं, विदाउट लाइट एनर्जी दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। यानी विदाउट लाइट एनर्जी का यूज कर अगर फूड बना रहा है, तो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फिर उसमें अपन इक्वेशन लिखते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H12O6 + 6H2O + 12 सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज हो रहा क्या, नहीं, यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज हो रहा क्या, नहीं। जैसे इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस, these are the examples of chemosynthetic autotrophs, है ना। मतलब उन्होंने कहीं पर भी लाइट एनर्जी का यूज नहीं किया, फूड मटेरियल बना रहे हैं वो। सो दैट काइंड ऑफ, उसको हम बोलते हैं, सो दैट काइंड ऑफ ऑटोट्रॉप्स दे आर कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है लिविंग फॉर्म का, और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो हेटेरोट्रॉप्स यानी क्या, हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलेंगे अपन, दे आर आइदर कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स,
दे आर अपन क्या बोलेंगे उसको, आइदर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, है ना। तो हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स में दो टाइप आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में कितने टाइप आते हैं, दो टाइप आते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स आते हैं, आइदर कंज्यूमर और डिकम्पोजर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर, ठीक है, कंज्यूमर या डिकम्पोजर। फिर इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। या प्राइमरी कंज्यूमर को अपन क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स बोल सकते हैं, इसको अपन कार्निवोर्स बोल सकते हैं, और इसको अपन ओमनिवोर्स बोल सकते हैं। मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये बात। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी क्या, जो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। जो प्राइमरी पर डिपेंड रहेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज कार्निवोर्स। और सेकेंडरी पर जो डिपेंड रहेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शियरी और ओमनिवोर्स बोलेंगे उसको, ठीक है। और इन पर जो डिपेंड रहेंगे दे आर कॉल्ड एज टर्शियरी पर जो डिपेंड रहेंगे दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर। जैसा बैक्टीरिया फंजाई, वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस करके यानी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का कन्वर्शन इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते, यानी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, ये जो साइकिल है, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड टू ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, एंड ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड टू इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, यानी फूड चेन या एनर्जी चेन और एनर्जी चेन, ये इसमें ऑटोट्रॉप्स टू हेटेरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स जो है, ऑटोट्रॉप्स जो है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाते, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाते, और हेटेरोट्रॉप्स किसको बनाते हैं, इनऑर्गेनिक को बनाते हैं। इस तरीके से हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स या ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक या फूड चेन और एनर्जी चेन में, साइकिल में, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। एंड एवरी लिविंग फॉर्म शोज न्यूट्रिशन, आइदर दे आर ऑटोट्रॉपिक और आइदर दे आर हेटेरोट्रॉपिक। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी क्या, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट, दैट इज कॉल्ड एज, इसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यानी रिप्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण रोल कहाँ है रिप्रोडक्शन का, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द जनरेशन। जैसा मेरा जनरेशन यदि आगे चलना चाहिए, मेरा जनरेशन अगर आगे चलना चाहिए तो रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे से बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, यानी मेरी जनरेशन कंटिन्यू रहेंगी। सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन और फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, reproduction is an important characteristics of living form, important characteristics of living form। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसा स्टेराइल मेल एंड फीमेल कपल है ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे ऑफस्प्रिंग, सो दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। इसमें भी दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ अपन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं अभी, ध्यान रखने का, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, जो सारे ऑर्गेनिज्म परचेस करेंगे इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको डिफाइनिंग बोलेंगे, और कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। जैसा रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे ऑर्गेनिज्म वो परचेस नहीं कर रहे, इसलिए उसको अपन ने बोला नॉन डिफाइनिंग बोला। लेकिन मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो सारे ऑर्गेनिज्म परचेस कर रहे हैं, इसलिए उसको अपन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में कैसा होता, ठीक है, वो बात का पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज द इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी यानी क्या, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल बातों को रिस्पॉन्स दे सकता, सो दैट इज कॉल्ड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। जैसा प्लांट भी बाहर के बातों को रिस्पॉन्स दे सकता, ह्यूमन भी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बाहर के बातों को रिस्पॉन्स दे सकता, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल थिंग को क्या दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है बाय रिफ्लेक्स एक्शन, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म इज कॉल्ड एज इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी, हम उसको बोलते हैं। उसके बाद में मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोकोमोशन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। प्लांट भी मूव होता है ना, प्लांट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, एनिमल में भी मूवमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मूवमेंट है, सीलिया, फ्लैचेला, शिरोपोडिया, इसके थ्रू वो मूवमेंट कर रहा है ना। सो दैट इज अ, सो मूवमेंट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म।
उसके बाद में एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन यानी क्या? कलेक्शन प्लस सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी यानी जो भी टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड जो भी हम खा रहे हैं उसमें से टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कलेक्ट हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन। तो प्लांट भी एक्सक्रिएशन बताता है, एनिमल भी एक्सक्रिएशन बताता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्सक्रिएशन बताता है। उसके बाद में हीलिंग। हीलिंग यानी क्या कि लिविंग फॉर्म हैव द एबिलिटी टू रिटेन देयर। हीलिंग यानी क्या हो जाएगा? जैसा मान लो फॉर एग्जांपल हमारे को इन्फेक्शन हो गया या इंजुरी हो गया तो वहां के सेल जो है ब्रस्ट हो गए, वहां के सेल डाई हो गए, तो फिर से वो जो है रिप्लेसमेंट उनका हो सकता है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हीलिंग। यानी लिविंग फॉर्म के जो भी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद में वो रिप्लेस हो जाते हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीलिंग बोलते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, वहां पर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है? सेल डिवीजन इन्वॉल्व हो रही है। यानी सेल लॉस्ट होने के बाद में भी सेल फिर से मल्टीप्लाई होते हैं, सेल का डिवीजन होता और वहां पर क्या हो जाता? हीलिंग हो जाता। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज हीलिंग। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म और ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता ही होना है। तो हम कैसा ध्यान में रखेंगे? प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ साइकिल, रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी, मूवमेंट, एक्सक्रिएशन एंड हीलिंग। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो लिविंग फॉर्म परचेज करता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते आना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी ये प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बताते आना चाहिए। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म। तो ये सारे प्रॉपर्टीज या फीचर्स जो है वो नॉन लिविंग फॉर्म में नहीं रहते और लिविंग फॉर्म में रहते, या वही हम डिफरेंस बता सकते कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी हमको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म में क्या डिफरेंस है और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म। थैंक यू।